चौहान राजवंश के। हाँ, पहले क्वेश्चंस करें। बताओ क्या करना है, क्वेश्चंस या फिर राजवंश? ये पहले ले, तो फिर क्वेश्चंस फिर पूरे में राजवंशों के एक साथ ही करवाऊंगा। बोलो क्या करना है, एक साथ ही। चलो सर जी खम्मा गणी, एक मिनट आवाज नहीं। नीचे कमेंट्स निकालना एक, क्या क्वेश्चंस पूछा है। सर चुंडा के फादर वीरमदेव थे, ठीक है, और दादाजी माला जी थे, काका जगमाल जी। तो आपने ये बताया, फिर पूरी क्लास के टाइम आपने माला जी को काका बताया। कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज क्लियर करो। मैंने कब कहा माला काका था? बोला सुरेंद्र मर जाएगा? मैंने तो नहीं बोला काका, मैंने तो काका बाबू जी को बताया था। किसको? वो भी झरडा जी को। और झरडा जी का यहाँ पे माला जी के समय कुछ भी जिक्र नहीं हुआ। और मैंने काका का नाम ही नहीं लिया राव चूड़ा के समय। तो मैंने राव चूड़ा का इंट्रोड्यूस किया था कि राव चूड़ा वीरमदेव के पुत्र थे, और वीरमदेव जो भाई थे किसके थे? मलिनाथ जी के। और काका किसका का सुन लेना, जगमल का बताया था। जगमल जो पुत्र हुआ था किसका? हाँ, इनका बताया था। ओके, तो इधर कार्ड लेकर आ रहा है चूड़ा को तो। ओके, चूड़ा का आप काका का कुछ भी याद नहीं रखना, आपको चूड़ा को इंट्रोड्यूस कैसे करना है कि चूड़ा पुत्र थे वीरमदेव के, और इनके मलिनाथ जी जो थे, ये समझ लो कि मलिनाथ जी के ये क्या थे? भतीजे। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखे इस बात को। सर आज आप लेट हो, बिल्कुल थोड़ा लेट हो गया। चलो अब कमेंट्स नीचे निकाल दो। आज मेरा बर्थडे है। ओके, मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करें, और आगे आपका वापस बर्थडे आए तब तक आप सफल हो जाए। ओके, और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, चलिए स्टार्ट करें अब। ओके, नेक्स्ट सुनो और समझो पहले राव चूड़ा को। मैंने आपको बताया कि राव चूड़ा ने मंडोर जीतकर इंदा साका के प्रतिहारों को दे दिया। अब इंदा साका के प्रतिहार वापस मंडोर पर शासन करने ही लगे थे, पर यहां से जो मालवा की सेना भागी थी वो भागकर गई कहाँ? नागौर की तरफ। और नागौर में इन्हीं सेना का एक सेनानायक था जलाल खां। कौन था? जलाल खां था। जलाल खान ने वहां पर सेना संगठित की और मंडोर को वापस जीतने की योजना बना रहा था। इधर ये बात इंदा साका के प्रतिहारों को पता चली, तो इंदा साका के प्रतिहारों ने सोचा कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम पराजित कर सके सेना को, तो एक काम करते हैं, मारवाड़ के अंदर सर जहांगीर 1103 में भी था और प्रताप के समय भी 1500 में भी था, तो ये इतने सालों तक कैसे जी के आया? किसने बोला 1103 में था? पहले ये बताओ। पहले बताओ किसने बोला 1103 में था? 1103 में तो मुगलों की पीढ़ियों का भी अता पता नहीं था।
अरे मैंने आपको, हाँ ये क्यों कह रहे हैं आपको पता है, मैंने अर्णोराज लिखाया था तो अर्णोराज के समय आना सागर झील लिखाया, फिर वहीं पर मैंने पॉइंट लिखाया, पर ये नहीं देखा कि वहां पर शब्द लिखा हुआ है मुगलों के समय जहांगीर ने, मतलब समझे, बाद में इसी आना सागर झील के किनारे जब बादशाह बना बाद में, कौन, जहांगीर, तब उसने बनाया था क्या, एक शाही बाग, एक दौलत बाग। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1103 में था, नहीं, आना सागर झील के किनारे जो चीजें हैं वो मैंने आपको एक ही जगह पर लिखा दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1100 में जहांगीर था। ओके, ध्यान रखें इस बात को, इसलिए कहता हूं हमेशा ध्यान रखें जब भी टीचर पढ़ाता है तो उस टाइम की क्लास उसी टाइम ले ले, ताकि डाउट हुआ तो उसी टाइम पूछ लिया। बाद में कितनी देखो कितना अर्थ का अनर्थ निकाला आपने। मतलब आना सागर झील जो थी वो तो अर्णोराज ने बनाई, फिर अर्णोराज दुनिया छोड़कर चले गए, काफी राजा चले गए, फिर आगे मुगलों ने शासन स्टार्ट किया। तब मुगलों का शासक जब जहांगीर था तो उसने अपने समय में इसी झील के किनारे क्या बनाया, शाही बाग। समझ में आया? चलो, तो स्टूडेंट बिल्कुल इधर गुजर प्रतियारों जो इंदा शाखा के थे उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी सेना नहीं है कि हम पराजित कर सके किनको, मालवा की सेना को। तो हम एक काम करते हैं, मारवाड़ का एक निश्चित क्षेत्र हम हमारे पास रख लेते हैं और चूड़ा से आज जीवन सुरक्षा का वचन ले लेते हैं। और चूड़ा अगर हमें वचन दे देता है आज जीवन सुरक्षा का, तो हम एक काम करते हैं, आगे सोचते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बिल्कुल चूड़ा को बुलाया गया, चूड़ा को बात बताई गई, चूड़ा को कहा गया कि भाई हमारे जो 80 से 85 गांव हैं और इसके अलावा अगर आप हम जो जागीर मांग रहे वो सीमित क्षेत्र हमारे पास ही रहेगा, और प्लस आज जीवन सुरक्षा हमारी वचन करोगे तुम, ये भी हमें वचन दो। तो बिल्कुल राव चूड़ा ने कहा आपका क्षेत्र आपके पास रहेगा, आपकी सुरक्षा का जब तक मैं जीवित हूँ आपकी सुरक्षा का क्या देता हूँ, वचन देता हूँ। तो वचन दिया तो बिल्कुल इंदा शाखा के प्रतियार जो थे बड़े खुश हुए। किससे, बोलो किससे खुश हुए? और चूड़ा को बताओ क्या दिया। सबसे पहले तो एक राई धवल नाम का मंत्री था, राई धवल मंत्री ने अपनी पुत्री का विवाह किया किसके साथ, राव चूड़ा के साथ विवाह कर दिया। और विवाह करके याद रखिएगा स्टूडेंट, बाद में दहेज के अंदर दे दिया क्या, मंडोर। और इस प्रकार मंडोर के अधिपति बन गए, बोलो कौन, बोलो। ओके, अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है सुनना स्टूडेंट। अब राव चूड़ा राजा बन गए। उधर राव चूड़ा को पता चला राव चूड़ा को पता चला स्टूडेंट, तो राव चूड़ा ने क्या किया सुनना। राव चूड़ा को पता चला कि नागौर में मालवा की सेना का सेनानायक जलाल खां सेना संगठित कर रहा है। तब इधर राव चूड़ा ने सबसे पहले मंडोर का कार्यभार सौंपा अपने पुत्र सत्ता को। किसको, बोलो किसको? और स्वयं सेना लेकर गए किधर, बोलो नागौर गए। और नागौर में जलाल खां को क्या किया, पराजित। और इसी नागौर विजय के बाद नागौर में चूड़ासर तालाब बनाया। क्या बनाया, बोलो, चूड़ासर तालाब बना दिया। अब इधर ध्यान रखना, राव चूड़ा कोई नागौर में बैठे नहीं रहेंगे। नागौर को जीतने के बाद वो अटैक करेंगे जांगल प्रदेश पर। बोलो किस पर, बोलो जांगल प्रदेश की तरफ अटैक करेंगे, क्योंकि उधर जांगल प्रदेश में ही जोही ये थे। कौन थे? और कहा जाता है कि इन्हीं जोइयों का संघर्ष चला था इनके पिता वीरम देव से, बताया था ना मैंने आपको। तो अब यहां से वो रुख करेंगे किधर, जांगल प्रदेश की तरफ। अब सुनो, जब मंडोर हाथ लगा किसके, राव चूड़ा के, तो राव चूड़ा का एक भाई था भीमदेव। कौन था? जो फड़ौदी में शासन करता था। कहा, बोलो,
फलोदी में शासन करता था। तो जब नागौर की तरफ अटैक करने आए तो रावचूड़ा ने अपने भाई को संदेश भेजा, भीमदेव को, का भीमदेव भीम सिंह था, का भीम सिंह जी आप आइए और मेरा साथ दीजिए, हम दोनों चलते भाई भाई और दमन करते किनका, मुस्लिम सेना का, जो मालवा की सेना थी। तो स्टूडेंट बिल्कुल उधर से सेना रवाना हुई। अब सेना रवाना भीम सिंह ने मना कर दिया, कहा मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। तो रावचूड़ा को बड़ा भयंकर गुस्सा आया अपने भाई किस पर, भीम सिंह पर। तो का समय आने पर इसका बदला भी हम जरूर लेंगे। ठीक है, अब नागौर फतेह कर लिया इधर आके जलाल खां को पराजित करके। तब उधर चूड़ा जीत रहे हैं जांगल प्रदेश, इधर संदेश भेजा सत्ता को, किसको, और सत्ता को कहा जा तेरे काका पर अटैक कर। काका कौन, भीम सिंह का, जीत कौन से, लोधी को, फलोदी को। तो बताओ अब इधर से चूड़ा की सेना कौन से लोधी की तरफ गई और फलोदी पर जाकर बिल्कुल अटैक किया और भीम सिंह को पराजित करके फलोदी पर क्या कर लिया, किसने, रावचूड़ा की सेना ने। अब वहां से सत्ता ने संदेश भेजा किसको, बोलो, चूड़ा को, का पिताजी हमने फलोदी को जीत लिया है। तो कहा संदेश भेजना नहीं है तुम्हें, फलोदी में रुकना नहीं है, आगे बढ़ो और शत्रु को जीतते रहो। तब यही चूड़ा की सेना फलोदी जीतकर आगे बढ़ी और आगे था भाटियों का क्षेत्र, जैसल, काफी क्षेत्र को जीत लिया रावचूड़ा की सेना ने। तो अब देखो चूड़ा क्षेत्र तो जीत रहा था पर साथ में इसके विरोधी भी बनते जा रहे थे। फलोदी जीता बोलो किससे, भीम सिंह से। जैसलमेर के भाटियों से काफी क्षेत्र जीता और इधर जांगल प्रदेश की तरफ जाकर साखलाओं का भी काफी क्षेत्र जीत लिया, किसने, चूड़ा ने। अब स्टूडेंट जो जो चूड़ा, अब चूड़ा का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। अब जो जो चूड़ा ने जिन जिनका क्षेत्र छीना वो सब बेटे संगठित हो गए, एक हो गए। भीम सिंह जैसलमेर के भाटी और इधर से जांगल प्रदेश के सांकला, तीनों मिले और तीनों ने मिलकर कहा कि हम तीनों मिलकर अटैक करते हैं किस पर, बोलो, चूड़ा पर। तो तीनों ने कहा हम चले, तो तीनों जूते खाएंगे। ये बात कही भीम सिंह ने। उसने कहा कि मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूं, तीनों चले तो भी हम पराजित होंगे। तो कहा क्या करें, तो कहा हम सिंध की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, और सिंध की सेना से सैनिक सहायता मांगते हैं। तो तीनों बिल्कुल, तीनों ने संदेश भेजा, या सीधी बात बताओ, तीनों आए कहाँ, सिंध। और सिंध का उस समय कोई छोटा मोटा नवाब था, सलीम करके कोई, उस समय का सलीम करके कोई शासक था। उस सलीम को जाकर कहा कि हमें आपकी सिंध की क्या चाहिए, सेना चाहिए। तो सलीम ने कहा बिल्कुल हम आपको क्या देंगे, सेना देंगे, पर ये तो बताइए सेना किसके विरुद्ध लेकर जानी। तो तीनों ने कहा है छोटा मोटा ही शासक है। तो सलीम ने कहा बिल्कुल आप इतने दूर से चलकर आए हो, हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन किए तो बिल्कुल हम हमारी पूरी सैनिक सहायता देंगे आपको, पर सेना किसके विरुद्ध लेकर जानी। तब कहा राव चूड़ा के विरुद्ध। तो कहा ए भाई या मेरी सिंध की गलियों में उसकी वीरता के चर्चे चल रहे हैं, मराना चाहते हो मुझे, मैं नहीं चलूंगा, तुम जाओ। तब भीम सिंह ने कहा मैंने बोला था यह है मेरे भाई का वर्चस्व। बिल्कुल स्टूडेंट, रावचूड़ा बहुत बड़े योद्धा थे। तो अब तीनों रवाना हुए वहां से। तब सलीम ने ही कहा था कि चूड़ा वो योद्धा है जिसको रण क्षेत्र में कितने भी मिल जाए पराजित नहीं कर सकते। चूड़ा को अगर मारना है तो षड्यंत्र रचो। क्या रचो, षड्यंत्र। तो का षड्यंत्र, कैसा षड्यंत्र, तो वहीं पर योजना बनाई, कहा
बीकानेर के सांखलाओं को, कहा कि तुम्हारे शत्रु को जीत रहा है, तुम संदेश भेजो। किसको? चूड़ा को। का क्यों नहीं कर लेते हैं जोता ही जोता, और समझौते में तुम अपनी छोरी का रिश्ता तय करो। किसके साथ? चूड़ा के साथ। सांखलाओं ने कहा ठीक है। तो कहा फिर कि वहीं पर उपस्थित होगी मेरी सेना, भीम सिंह की सेना और जैसलमेर के भाटियों की सेना। जब चूड़ा को संधि का प्रस्ताव में शादी का प्रस्ताव भेजा जाएगा तो चूड़ा क्या करने आएगा? विवाह। और विवाह करने आएगा तब वो अपनी पूरी सेना लेकर नहीं आएगा, गिने चुने बारातियों के साथ, बाराती सैनिकों के साथ ही आएगा। और हम उस दरमियान बाराती बनकर भव्य स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। उस समय हमला बोल देंगे। किस पर? चूड़ा पर। मारा जाएगा कौन? चूड़ा। ऐसा ही किया। सांखलाओं ने समझौते का प्रस्ताव भेजा और समझौते में सांखलाओं ने अपनी पुत्री का ब्याह करना तय किया। स्टूडेंट उधर से गाजे बाजे के साथ चूड़ा जी ने कहा विवाह के लिए कौन मना करता है, विवाह करने तो हम जाएंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट बताओ कौन आया? बोलो। चूड़ा आए अपने कुछ सैनिक लेकर। तब उधर फड़ौदी की भी सेना थी, सिंध की भी सेना थी और जैसलमेर के भाटियों की भी सेना थी। अचानक तीनों ने अटैक बोल दिया। बोलो किस पर? बोलो। और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बोलो कौन? अरे बोलो। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे। चूड़ा मारे गए। समझ में आया ना? तो चूड़ा बहुत बड़े योद्धा थे। अब सुनो, चूड़ा ने जीते जी ही, चूड़ा जो थे देखो इनका वर्चस्व सिंध तक था, सिंध की गलियों में था, पर घर में इनकी भी नहीं चलती थी। ये प्रताड़ित थे। घर में चलती थी तो प्रिय रानी की चलती थी। किसकी चलती थी? और इनकी प्रिय रानी का नाम था किशोरी दे। बोलो क्या नाम था? बोलो। हाँ, किशोरी दे था। और इनके बड़े पुत्र जो थे वो थे रणमल राठौड़। याद आ रहा है? रणमल राठौड़ थे। पर किशोरी देवी के वर्चस्व के कारण किशोरी देवी ने कहा चूड़ा जी को, कहा बताओ तुम्हारे बाद राजा कौन बनेगा? तो कहा बिल्कुल कौन बनेगा? तो कहा यही हम नहीं चाहते, राजा बनेगा तो मेरा पुत्र कान्हा। कौन बनेगा? बोलो। कान्हा बनेगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट राहु चूड़ा जी ने कहा हमारी प्रिय चाहे और वो नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसने? चूड़ा ने। समझ में आया ना? तो नाराज कौन होंगे? किधर जाएंगे? शरण कौन देगा? बोलो। कौन से गांव की? इनकी बहन कौन थी? विवाह करना किसके साथ सोचा? राणा चुंडा के साथ। पर शर्त सहित किसके साथ किया? लाखा ने किसको, सॉरी जन्म लाखा कहां से देगा साहब? हंसाबाई ने किसको जन्म दिया? बोलो। बोलो। मोकल को। तो आज जीवन भीष्म प्रतिज्ञा की राजा नहीं बनने की किसने? और इतिहास में कहलाए भीष्म पितामह प्लस मेवाड़ के राम। बताया? तो जल्दी से बताओ बाद में राजा बना मेवाड़ का कौन? बोलो। मोकल। और मोकल की सैनिक सहायता से रणमल ने अधिकार कर लिया कौन से डोर पर? अरे बोलो मरो। मंडोर पर। अब उधर टेंशन हो गई कौन सी बाई को? क्योंकि मोकल का संरक्षक नियुक्त किया था लाखा ने। किसको? बोलो। चुंडा 2400 घंटे ध्यान रखता था। किसका? बोलो। तो हंसाबाई को चिंता सताने लगी कि चुंडा कभी भी मार सकता है मेरे पुत्र किसको। तो फोन लगाया कौन से? मल को। और रणमल के कहने पर कितने काम किए? काम किए रे। झूठे झूठे आरोप लगाए किस पर? इस कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर कहां चले गए? बोलो।
और कार्यभार सौंपा और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा मोकल का किसको? बोलो बोलो। ठीक है, दूसरा काम किया हंसाबाई ने भाई के कहने पर सभी मेवाड़ी सरदार जो उच्च पदों पर थे उनको क्या किया? और मारवाड़ से जो रणमल ने भेजे उनको दरबार में उच्च पदों पर क्या किया? बोलो बोलो रे। ओके, नियुक्त किया। उसके बाद मोकल ने कितने युद्ध लड़े? एक रामपुरा का युद्ध और एक लड़ने जा रहा था कौन सा? जीलवाड़ा का। कौन सा? जीलवाड़ा में सीवी डाले बैठा था, मौत के घाट उतारा किसने? बोलो। किसको मारा? बोलो। इसका पुत्र कौन था? कुंभा। कुंभा का राज्य अभिषेक कितने वर्ष की उम्र में? बोलो। अब कुंभा ने बुलाया मेवाड़ कौन से मल को? रणमल की सहायता से मारा अपने पिता के हत्यारे किनको? पहाड़ियों में मारा। फिर मालवा के युद्ध में माफ कर दिया किसको? अब बताओ, रणमल राठौड़ की एक थी प्रेमिका, कौन सी मली? भारमली को कहा कि तू जहर दे दे, किसको दिया? किया? अरे बोलो। तो भारमली ने जहर किसको दिया? और मारा गया कौन सा मल? 1438 में। बोलो कब? जब 1438 में रणमल राठौड़ मारा गया तो बताओ उसका पुत्र कौन था? उस समय कहां था? कहां था? अपने 200 सैनिकों को लेकर मेवाड़ से भागा कौन? बोलो। और आ गया कौन से वाड़? अब बताओ, पूरा का पूरा तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ? पूरा रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? ऑटोमेटिकली रणमल में न तो पेन उठाने की जरूरत, न बोर्ड पर कुछ लिखने की जरूरत। बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? ये भी प्रताड़ित इंसान है, ये अभी लेटेस्ट प्रताड़ित इंसान है, मतलब समझे? हाँ, अभी हाथ की हाँ लगी हुई है। हाँ, वही तो कह रहा हूं ना, बड़ा प्रताड़ित इंसान है और इतना कमीन इंसान है। मेरे को बोल रहा था आप मेरे फेवरेट सर, और फेवरेट सर को ही नहीं बुलाया, दुष्ट कहीं का। क्या फोन देखो, कार्ड, खाली कार्ड। उसमें ये कह रहा है कि आओ तो तुम्हारी मर्जी, नहीं आओ तो तुम्हारी बढ़िया मर्जी है। आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से। लिखो, आवाज नहीं, आवाज नहीं। लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, अब लिखते रहो। राउ दुहड़ लिख लिया, फास्टली हेडिंग डालो सीधा राउ चूड़ा, सीधा राउ चूड़ा। छोटे मोटे राजाओं की सीरीज बहुत बड़ी आएगी, उनका शासनकाल भी फिक्स समय शासनकाल नहीं मिलता है, तो हमें सीधा हेडिंग डालना है क्या? राउ चूड़ा। राउ चूड़ा का पहला ही पॉइंट लिखो, पिता। पिता, पिता कौन थे? वीरमदेव। वीरमदेव लिख लिया। ओके, अगले पॉइंट में लिखो पालन पोषण। पालन पोषण, और पालन पोषण किसने किया स्टूडेंट? आल्हा चारण ने। आल आदा हा, आल्हा चारण। कौन से गांव का था? कल्लाऊ गांव का। लिख लिया स्टूडेंट? आलाचारण कौन सा गांव? कल्लाऊ गांव। लिख लिया? आगे बढ़ो, अब सीधा लिखो राउ चूड़ा। राउ चूड़ा ने मलिन नाथ जी के पास शरण ली। मलिन नाथ जी के पास शरण ली। किसके पास? मलिन नाथ जी के पास शरण ली। मलिन नाथ जी ने
मलिनाथ जी ने सालेड़ी गांव की, सालेड़ी, सालेड़ी गांव की क्या प्रदान की? जागीर। अब सुनो और समझो, पहले बोर्ड पर इधर देखो, मैंने आपको बताया था ना, मलिनाथ जी के पास जब चूड़ा को ले जाया गया तो चूड़ा को मलिनाथ जी ने पॉकेट मनी दी। तो पॉकेट मनी का मतलब ये नहीं कि रुपये दिए, उन्हें सालेड़ी गांव की क्या दी? जागीर। अब वो सालेड़ी गांव में रहकर क्या करते थे? अपने सैनिकों के साथ आसपास के क्षेत्र को जीतते थे। क्या करते थे? जीतते थे। तब वर्चस्व बड़ा किनका? चूड़ा जी का। तो मलिनाथ जी को थोड़ी और टेंशन हुई, और उसी दरमियान व्यापारी वो घोड़े लेकर जा रहे थे, तो घोड़े लूट लिए किसने? चूड़ा जी ने। तब मामला और बढ़ता गया, तो ये वापस आ गए कौन से गांव की तरफ? कल्लाओं गांव की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो तुम्हें उस टाइम समझाने के लिए मैंने बोला था पॉकेट मनी, और पॉकेट मनी ही थी। क्यों? क्योंकि सालेड़ी गांव से जो भी कर के रूप में वसूलते थे कौन? राव चूड़ा। तो वो अधिकार किसका होता? चूड़ा जी का। लिखो जल्दी से, सालेड़ी गांव की क्या दी? जागीर प्रदान की। अब सीधा लिखो, इस समय मंडूर पर इस समय मंडूर पर इंदा शाखा के गुज्जर प्रतिहारों का, इंदा शाखा के गुज्जर प्रतिहारों का अधिकार था। इंदा शाखा के गुज्जर प्रतिहारों का अधिकार था। लिख लिया? ओके। लिखो, मंडोर पर, मंडोर पर मालवा के, मंडोर पर मालवा के सूबेदारों ने, मालवा के सूबेदारों ने क्या किया? आक्रमण कर अधिकार किया। आक्रमण कर अधिकार किया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, लिखो इंदा शाखा के गुज्जर प्रतिहारों ने, इंदा शाखा के गुज्जर प्रतिहारों ने बताओ किससे सैनिक सहायता मांगी? बिल्कुल, राव चूड़ा से सैनिक सहायता मांगी। राव चूड़ा से सैनिक सहायता मांगी। लिख लिया? अब बताओ जल्दी से, चूड़ा और इन इंदा शाखा के गुज्जर प्रतिहारों की सैनिक सहायता कौन करेंगे? बोलो। मलिनाथ जी करेंगे। और बाद में वही अकाल के दौरान बैलगाड़ियों में चारे के अंदर सैनिकों को छुपाकर अटैक करेंगे। किस पर? मंडोर पर। तो लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट नोट लगाकर, राउ चूड़ा व इंदा शाखा के प्रतिहारों की सैनिक सहायता राउ चूड़ा व इंदा शाखा के गुज्जर प्रतिहारों की सैनिक सहायता मलिनाथ जी ने की। मलिनाथ जी ने की। मलिनाथ जी ने की। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो,
अगले पॉइंट में लिखो स्टार और नोट लगाकर, अकाल के दौरान राव चूड़ा ने बैलगाड़ियों में सैनिकों को छुपाकर मंडोर पर अचानक आक्रमण किया। आक्रमण कर, सीधा लिखो, आक्रमण कर मालवा की सेना को पराजित किया। लिख लिया? आगे लिखो स्टूडेंट, अगली लाइन में, हाँ पराजित कर दिया। अब बताओ, इस मालवा की सेना ने जलाल खां के नेतृत्व में शरण कहां ली? नागौर। तो बिल्कुल लिखो, इस सेना ने, या सीधा लिखो पराजित सेना ने नागौर में शरण ली। पराजित सेना ने नागौर में शरण ली तथा जलाल खां के नेतृत्व में पुनः संगठित होकर युद्ध की योजना बनाई। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? नेक्स्ट आगे बढ़ो। युद्ध की योजना बनाई। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे लिखो, योजना बन गई। अब बताओ, इधर इंदा साका के गुर्जर प्रतिहार आजीवन सुरक्षा का वचन लेकर राजा किसको बनाएंगे? कौन से संबंध स्थापित करके? वैवाहिक संबंध। तो लिखो, इंदा साका के गुर्जर प्रतिहारों ने आजीवन सुरक्षा का वचन लेकर राउत चूड़ा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आजीवन सुरक्षा का वचन लेकर राउत चूड़ा के साथ इतना ही लिखा? लिखो, राउत चूड़ा के साथ मंत्री राय धवल प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किया तथा मंडोर को किसमें दिया? दहेज में प्रदान किया। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में। अब सुनो और समझो पहले अच्छे से। एक बात बताओ मुझे, अब देखो, राजा कौन होगा मंडोर का? बोलो, राउत चूड़ा। और जल्दी से बताओ, उसके दरबार में ज्यादातर जो बैठे रहेंगे वो मंत्री कौन होंगे? इंदा शाखा के गुर्जर प्रतिहार। कौन होंगे? इंदा शाखा के गुर्जर प्रतिहार। सही है कि नहीं है? तो अब देखो, राजा अलग राजवंश का
उसके दरबार में मंत्री अलग वंश के। तो सुनो, जब भी राजा अलग वंश का हो और उसके दरबार में उपस्थित होकर दूसरे वंश के व्यक्ति, सैनिक, योद्धा उस राजा के कहे अनुसार काम करे, तो उसे कहा जाता है, उपस्थित होने वाले को सामंत। क्या कहा जाता है? तो देखो, मारवाड़ में सामंत प्रथा की जो शुरुआत हुई वो किसके काल में हुई? राव चूड़ा के। पर सवाल पूछे, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक शुरुआत किसके काल में हुई? तो राव जोधा के काल में। किसके? तो शुरुआत सिर्फ पूछे तो राव चूड़ा, और वास्तविक शुरुआत पूछे तो राव जोधा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, लिखो। पहले बताओ लास्ट पॉइंट क्या लिखा? पंडोर दे दिया। लिखो, राव चूड़ा के समय मारवाड़ में, राव चूड़ा के समय मारवाड़ में कौन सी प्रथा की? हाँ, सामंत प्रथा की शुरुआत हुई। सामंत प्रथा की शुरुआत हुई। अब बताओ, राव चूड़ा ने फड़ौदी जीता, जैसलमेर के भाटियों का क्षेत्र जीता, और नागौर में किसको पराजित किया? जलाल खां को। तो देखो, चूड़ा का, अब मारवाड़ का क्षेत्र देखो, नंबर फर्स्ट फड़ौदी विजित। इधर देखे तो जब नागौर गए थे तो डीडवाना वगैरह बीच में जो भी मेड़ था और ये आए, पूरे क्षेत्र को विजित किया किसने? बोलो, राव चूड़ा ने। और पूरा क्षेत्र जीत कर एक बहुत बड़े क्षेत्र का मारवाड़ के अधीन कर दिया। क्या कर दिया? अधीन। और फिर बाद में वही चूड़ा मारे जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। तो लिखो जल्दी से, राव चूड़ा ने राव चूड़ा ने फड़ौदी राव चूड़ा ने फड़ौदी, डीडवाना, फड़ौदी, डीडवाना, मेड़ता, मेड़ता व नागौर के क्षेत्र को विजित किया। नागौर के क्षेत्र को विजित किया। नागौर के क्षेत्र को विजित किया। लिख लिया? अब लिखो स्टार और नोट लगाकर, राव चूड़ा, राव चूड़ा ने नागौर में, राव चूड़ा ने नागौर में, बताओ कौन सा तालाब बनवाया? चूड़ासर तालाब बनवाया। चूड़ासर तालाब बनवाया। लिख लिया? अब बताओ, चूड़ासर तालाब बनवा दिया, अगले पॉइंट में लिखो, राव चूड़ा जैसलमेर के भाटियों, राव चूड़ा जैसलमेर के भाटियों, फड़ौदी के भीम सिंह, फड़ौदी के भीम सिंह व और सिंध की सेना, सिंध की सेना से लड़ते हुए
लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब लिखो स्टूडेंट, पहले पॉइंट, पहले एक बात बताओ, इन्होंने जीते जी ही उत्तराधिकारी घोषित किसको किया? बोलो, कान्हा को। तो लिखो स्टार और नोट लगाकर, राव चूड़ा ने अपनी प्रिय रानी किशोरी दे के कहने पर लिखो, राव चूड़ा ने अपनी प्रिय रानी किशोरी दे के कहने पर छोटे पुत्र राव कान्हा को उत्तराधिकारी क्या घोषित किया? उत्तराधिकारी घोषित किया। लिख लो यहीं पर, बड़े पुत्र रणमल राठौड़ नाराज होकर, बड़े पुत्र रणमल राठौड़ नाराज होकर कहां चले गए? मेवाड़ चले गए। अभी इतना ही लिखो, मेवाड़ चले गए। मेवाड़ चले गए। लिख लिया? अब सुनो और समझो अच्छे से, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब पहले एक बात बताओ, राव चूड़ा को मारने में फड़ौदी की सेना, जैसलमेर के भाटी और बीकानेर की सेना भी थी। सिंध की सेना तो चलो वापस चली गई। तो क्या राव कान्हा राजा बनेगा तो क्या अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेगा? लेगा ना? सुनो और समझो, राव कान्हा राजा बना और राजा बन के उसने कहा कि हम अपने पिता की मृत्यु का क्या लेंगे, इसलिए सेना संगठित करो। और सेना संगठित करके अटैक करो किस पर? जैसलमेर के भाटियों पर। हम अपने पिता की मृत्यु का बदला लेंगे। बहुत बड़ी सेना संगठित की गई। राव कान्हा यहां से सेना लेकर गया, उधर से आए कौन? जैसलमेर के भाटी, और राव कान्हा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तुमने क्या सोचा? बदला लेंगे? जरूरी थोड़ी है कि हर बार बदला पूरा हो जाए, कई बार बदला डबल बदला हो जाए। राव कान्हा जैसलमेर के भाटियों से लड़ते हुए मारे गए। अब जनश्रुति सुनो क्या कहती है। जनश्रुति कहती है कि राव कान्हा की हत्या कौन सी माता? करणी माता ने कराई या करणी माता ने की? क्योंकि ये दुर्व्यवहारी राजा थे। कैसे थे? तो तुम्हें जनश्रुति के अनुसार भी याद करना है और इतिहास के अनुसार भी याद रखना है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, मारा गया कौन? बोलो, कान्हा। जब कान्हा मारा गया तो सुनो, पहले बोर्ड पर देख लो, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं। किसको पढ़ रहे हैं हम? राव। वाह, राव चूड़ा लिखा ही नहीं जा रहा है, चूड़ा को पढ़ रहे हैं। चूड़ा जी की जय हो। बताओ किसको पढ़ रहे हैं? राव चूड़ा। अब चूड़ा के सुनना अच्छे से पुत्र। फर्स्ट की मैं बात करूं तो रणमल राठौड़। अब ये तो नाराज होकर किधर चले गए? पीछे पुत्र था राव सत्ता। बोलो कौन था? राव सत्ता। अब राव सत्ता चूड़ा की मृत्यु के बाद राजा तो बने पर मस्त रहते थे, तो इनके बाद शासक बना इनका पुत्र रणबद्ध या नरबद्ध। ठीक है, अब सुनो,
इधर था कौन, इनका और एक भाई सत्ता का, कौन, रणधीर, और एक वही कौन, और एक कौन सी, हंसाबाई। अब सुनो, मारा गया कान्हा किनसे लड़ता हुआ, जैसलमेर के भाटियों से। इधर राजा बना थोड़े समय के लिए कौन, और सत्ता के बाद राजा बना कौन। उस समय विरोध हुआ रणबद और किसके बीच में, रणधीर के बीच। रणधीर ने कहा चाचा तो रोता फिरे, और भतीजे बेटे राज्याभिषेक करवाए। तो रणधीर ने विरोध किया किसका, तब रणबद ने कहा चाचा सोच लेना, राजा तो मैं ही बनूंगा। तब रणधीर ने कहा ना राजा बनूंगा ना बनने, ये आ गया वाड़ ही वाड़, और सूचना दी किसको, रणमल को, कि मंडोर की स्थिति बड़ी नाजुक है। आप बड़े भ्राताश्री हो, आपको अधिकार करना चाहिए कौन से डोर पर, मंडोर पर। रणमल ने कहा बात तो, अब इधर मेवाड़ का राजा था कल ही कल, मोक्कल से सैनिक सहायता ली किसने, और आए कौन से डोर, दै धमाधम ठोका किसको, दै धमाधम ठोका किसको, हाँ के कल ये भी दुख देगा, और अधिकार किया कौन से डोर पर, ये थे रणमल राठौड़। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो बड़े खुरापाती थे कौन, रणमल राठौड़। तो लिखो जल्दी से, पहले हेडिंग डालो राव कान्हा, राव कान्हा, सीधा पॉइंट लिखो राव कान्हा का। जैसलमेर के भाटियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जैसलमेर के भाटियों से लड़ते हुए मारे गए। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, स्टार और नोट लगाकर, या फिर इसी में लिख लो जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार राव कान्हा की हत्या, जनश्रुति के अनुसार राव कान्हा की हत्या बोलो किसने की, बिल्कुल लिख लो, राव कान्हा की हत्या करणी माता ने करवाई या की, करवाई लिख दो आप तो। और मारने वाले कोई और ही नहीं थे, भाटी ही थे। कौन थे, भाटी ही। लिख लिया, अरे लिख लिया ना। अब आप सीधा लिखोगे रणमल राठौड़, ये नरबदर ये रणबदर नहीं लिखोगे, आप सीधा लिखो रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ का, अब रणमल राठौड़ का आप शासनकाल लिखोगे। अब शासनकाल हम लिखने लग जाएंगे, अब राजाओं के शासनकाल जो है विधिवत रूप से मिलने लग जाएंगे। तो लिखो शासनकाल 1427 से 1438। ओके, अब एक पॉइंट लिखो पिता, पॉइंट लिखो पिता कौन, बिल्कुल लिखो रावचूड़ा, लिख लिया। अब लिखो रणमल राठौड़ मारवाड़ छोड़कर, लिखो रणमल राठौड़ मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ गए, रणमल राठौड़ मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ गए। मेवाड़ के राणा लाखा ने अरे पहले सुरेंद्र अच्छे से देख, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली और तूने स्टार्टिंग में ही कमेंट करके फिर पता नहीं कहाँ चला गया।
सर चूड़ा जी के फादर वीरमदेव थे और दादाजी मालाजी थे। किसने कहा दादाजी मालाजी थे? दादाजी किसने कहा मालाजी थे? मैंने तो नहीं कहा दादाजी मालाजी थे। कहां भटक रहा है भाई? मैंने कहा बड़े पापा। कौन से पापा? हाँ। अब क्या करें? कल मैंने बोला क्या दादाजी दादाजी? दादाजी मालाजी थे, काका जगमाल जी थे। आपने ये बताया और फिर पूरी क्लास के टाइम में आपने बोला मालाजी को काका। पहले क्लास देख मर और रिश्तों को अच्छे से कागज पर लिख। अभी जो बोल रहा हूं सुन लेना। मलिननाथ और वीरमदेव ये क्या थे? भाई। बड़े जो थे मलिननाथ जी थे। मलिननाथ के पुत्र और वीरमदेव के बीच में आए दिन झगड़े होते थे। क्या होते थे? यानी चाचा भतीजे में क्या होते थे? झगड़े। तो वीरमदेव ने अपने भाई मलिननाथ जी को कहा कि भ्राताश्री, दादाश्री नहीं, भ्राताश्री का भ्राताश्री, बात यह है कि हम चाचा भतीजों में बनती तो आप एक काम करो, मुझे कोई जागीर का टुकड़ा दे दो जहां मैं चला जाऊं और आराम से अपना शासन करूं। तो मलिननाथ जी ने अपने छोटे भाई वीरमदेव को, मैंने बताया रावा की, कौन से रावा की? श्वेत रावा की जागीर प्रदान की। तो आ गए मलिननाथ जी को छोड़कर वीरमदेव कौन से रावा में? श्वेत रावा में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वीरमदेव का एक पुत्र हुआ राव चूड़ा। कौन हुआ? तो राव चूड़ा भतीजा था किसका? मलिननाथ जी का। मैंने ये नहीं बोला कि मलिननाथ जी काका लगते थे, वो बड़े बाप लगते थे, राजस्थानी भाषा में बोलूं तो। अब समझ में आया? सर जी आपने बड़े पापा ही बोला था स्टार्टिंग से ही, ये दादाजी बोल रहा है, देखो ना इसको। ऐसे कौन करता है भाई? सही एक नहीं है। लिखो, आगे बढ़ो। सर आपको शासनकाल कैसे याद होता है? ऐसे ही याद होता है जैसे याद करते हैं। अरे शासनकाल, मेरी बात सुनो, बिल्कुल एक बार पढ़ते, दो बार पढ़ते तो वो थोड़ा लगता है डिफिकल्ट। बार बार जब दिखते पढ़ते तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? याद हो जाता है। छापो मरो। हेडिंग डाल दिया, रणमल राठौड़ 1427 से 1438। पिता राव चूड़ा मेवाड़ मारवाड़ छोड़कर कहां गए? किसके पास? ये लिखा। और धड़ला गांव की क्या दी? ये लिखा। लिख लिया? तो लिखो, राणा लाखा ने सर राव चूड़ा का पालन पोषण व शरण मलिनाथ जी ने नहीं किया। क्या वो थोड़े देर के लिए किया था? सर ये आप पर झूठे आरोप लगा रही। वही तो कह रहा हूं, देखो ना इनको। हाँ, चुंडा के ऊपर झूठे आरोप लगाए, जैसे मेरे ऊपर भी झूठे आरोप। कोई बात नहीं, अरे आरोप नहीं लगा रहा है, उसको कंफ्यूजन हो गया क्योंकि वहां पर मैंने थोड़ा पाबूजी राठौड़ और झरडा जी के बारे में, उनके बारे में बता दिया ना, तो वो शायद इसके मिक्स हो गया। मिक्स नमकीन नहीं खानी है, भुजिया खाओ, भुजिया। लिखो जल्दी से। क्या लिखा? दे दी? तो हंसाबाई को भी दो ना जल्दी से। लिखो, रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह शर्त सहित, सीधा लिखो, शर्त सहित किसके साथ किया? राणा लाखा के साथ किया, ताकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। लिख लिया? जल्दी से बताओ, हंसाबाई ने किसको जन्म दिया? सीधा लिखो, हंसाबाई ने मोकल को जन्म दिया।
हंसाबाई ने मोक्कल को जन्म दिया, जो लाखा की मृत्यु के बाद बताओ क्या बने? हाँ, मेवाड़ के राजा बने। पूरा लिखो, मेवाड़ के राजा बने, वरना आप मारवाड़ में बना दोगे, क्योंकि अभी मारवाड़ पढ़ रहे हैं, इसलिए पूरा लिखो, मेवाड़ के राजा बने। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, लिखो रणमल राठौड़ ने मोक्कल की सैनिक सहायता से, मोक्कल की सैनिक सहायता से मंडोर पर आक्रमण कर विजित किया, मंडोर पर आक्रमण कर विजित किया। सर ये पहले राइट तो कर चुके हैं, ये राइट जो किया है हमने कहाँ किया है? मेवाड़ में। अब क्या पढ़ रहे हैं? मारवाड़। कोई रणमल को खाली थोड़ी छोड़ सकता है, समझ में आया ना? लिखो जल्दी से, विजित कर लिया। अब लिखो सीधा, रणमल राठौड़ की प्रेमिका का नाम, रणमल राठौड़ की प्रेमिका का नाम कौन सी मली था? हाँ, भारमली, भारमली। लिखो, प्रेमिका का नाम भारमली था। भारमली ने राणा कुंभा के कहने पर, भारमली ने राणा कुंभा के कहने पर किसको? बोलो। हाँ, रणमल राठौड़ को 1438 ईस्वी में, 1438 ईस्वी में विष दिया। इस कारण रणमल की मेवाड़ में बताओ क्या हुई? हाँ, मृत्यु हुई। लिख लो जल्दी से, मृत्यु हुई। लिख लिया? ओके। अब बताओ, रणमल की मृत्यु के समय इसका पुत्र राउ जोधा कहाँ था? लिखो, रणमल की मृत्यु के समय, रणमल की मृत्यु के समय राउ जोधा मेवाड़ में थे। कौन से वार्ड में थे? मेवाड़ में थे। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। हेडिंग डाल दो राउ जोधा, और राउ जोधा का शासनकाल लिखो। राउ जोधा का शासनकाल लिखो। कितना था? 1438 से लेकर 89 तक, 1438 से 89। रजिस्टर फजिस्टर बंद कर दो और लेटेस्ट 2 कहानियों के लिए तैयार हो जाओ। हाँ सर, हमारे यहाँ तेज बारिश हो रही तो स्नान कर। बचपन में वो टांगड़े पकड़ के ठिड़ते थे ना, हाँ ऐसे स्नान करो। बटे कह रहे हैं हाँ बारिश हो रही है।
चलो अब सुन लो और अच्छा वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा इसमें भी नेटवर्क की दिक्कत रहती है, अब सही आएगी। चलो अब सुनो और समझो अच्छे से। पहले एक बात बताओ, जोधा जो है वो है कहां? मेवाड़ में। इनके पिता रणमल मारे कहां गए? मेवाड़ में। और मारने में हाथ था चुंडा का। किसका? चुंडा रणमल राठौड़ को वही बारमली के घर मौत के घाट उतारकर दौड़कर सेना लेकर आए कहां? राजमहलों की तरफ। पर राजमहलों की तरफ आए तब तक राव जोधा अपने 200 सैनिकों को लेकर भाग गया और आ गया कौन से डोर? बोलो। अब सुनो और समझो, बिल्कुल आ गया, मंडोर आया। इधर चुंडा ने बिल्कुल अनुमति ली, किसकी? कुंभा की। बोलो किसकी? कुंभक की अनुमति ली स्टूडेंट, और कुंभक की अनुमति लेकर रवाना हुआ, बताओ किधर? मंडोर की तरफ। और मंडोर पर चुंडा ने क्या किया? बोलो आक्रमण। और राव जोधा पराजित हुए और मंडोर जीत लिया। किसने? चुंडा ने। राव जोधा यहां से पराजित होकर बीकानेर की तरफ चले गए। वर्तमान की बात करूं तो बीकानेर, पहले इसको कहते थे जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? बीकानेर की तरफ गया। और बीकानेर एक गांव था काहुनी। कौन सा गांव? बोलो। काहुनी गांव में जाकर क्या ली? शरण। अब इधर चुंडा ने मंडोर में रहकर आसपास के क्षेत्र को जीत लिया और जगह जगह मंडोर के चारों तरफ जगह जगह सैनिक चौकियां बिठा दी। क्या बिठा दी? बोलो। अब सैनिक चौकियां बिठाई तो कैसे? स्थिति देखो क्या बनी थी। जैसे यह है कौन सा डोर? मंडोर। और काफी बड़े क्षेत्र को जीतकर जगह जगह चुंडा ने बिठा दी अपनी सैनिक चौकियां। ठीक है। और बीच में है कौन सा डोर? और मंडोर का कार्यभार सौंपा 2 सैनिकों को। एक का नाम था अक्का सिसोदिया। बोलो क्या नाम था? और एक का नाम बड़ा खतरनाक था, आहड़ा हिंगोला। कौन सा गोला? हाँ, आहड़ा हिंगोला। समझ में आया कि नहीं आया? अब आहड़ा हिंगोला क्या करेगा? सुनो और समझो। आहड़ा हिंगोला किस तरह था बता देता हूं। बाहुबली मूवी में काल के ही आता है ना। हाँ, निम्डे मोइनी सुकू काल कुए हस्तभूषा। तो बिल्कुल कहा था किसको? चुंडा को। का मोहिनी सुखू कोई भी जीत नहीं सकता, आप जाइए वापस। कहा? मेवाड़। तो बिल्कुल कार्यभार सौंप दिया। बताओ कितने जनों को? 2 को। अब आसपास जो सैन्य चौकियां बिठाई थी, ठिकाने जो बिठाए थे, अपने सैनिक जो बिठाए थे, उनको कहा कि जोधा चुपचाप बैठने वाला वो भी अपनी सेना संगठित करके जीतने आएगा। किसको? तुम मंडोर आने देना, उसको मंडोर जीतने के लिए जाने देना। जब जीतने के लिए चला जाए तब सभी सैनिक चौकियां आकर पीछे से ठोकना। किसको? जोधा को। अब बताओ योजना बड़ी खतरनाक थी कि नहीं थी? अब सुनो और समझो। 1438 से लेकर 53 तक राव जोधा ने कई बार अटैक किए। किस पर? मंडोर पर। हर बार अनलिमिटेड जूते खाने पड़ते थे। किसको? जोधा को। जोधा बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि देखो 38 से 53 समयकाल देखो कितना आ रहा है, 15 वर्ष। अब 15 वर्षों में कई आक्रमण किए, हर बार पराजित होते। आखिरकार एक बार वापस सेना संगठित करके आए। अब की बार काफी आसार लग रहे थे कि हम मंडोर को विजित करेंगे। अटैक किया पर और अनलिमिटेड जूते पड़े। जूते खाकर वापस जा रहे थे, तब थके हुए बहुत भयंकर थे, शरीर पर घाव भी लगे हुए थे। तो राव जोधा ने कहा करे तो क्या करें। तब स्टूडेंट राव जोधा जा रहे थे, तब रास्ते में एक चौधरी मिला। कौन मिला? हाँ, चौधरी मिला। तो चौधरी ने देखा जोधा जी को, तो काफी शरीर पर घाव थे। तो चौधरी ने कहा
आप एक काम करो, मेरा गाँव घर नजदीक ही है, मेरे घर चलो, रात वासरा मेरे घर पर करना और सुबह आप चले जाना, आपका थोड़ा बहुत इलाज भी करा दूंगा। तो राव जोधा जी इनका ठीक है, सैनिकों को कहा तुम आगे बढ़ो, हम सुबह आ जाएंगे। अब उस चौधरी ने बेचारे ने राव जोधा जी के बिल्कुल पट्टी अट्टी बंधाई, इलाज कराया, 2-3 इंजेक्शन दिलाए। हाँ, वही इलाज में तो बस आज की बात करें तो बिल्कुल राव जोधा जी फिर आगे आए, घर लेकर आया चौधरी अपने घर पर। तो स्टूडेंट, आपको पता है और नहीं पता है तो बता देता हूं, चौधरी यानी जाट, और जाट जो होते हैं ना वो बड़े गजब के होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। एक तो जाटों के घर पर जाते हैं तो खाने के लिए पूछा नहीं जाता है, या तो खिलाएंगे ही नहीं, हाँ ये भी सुन लेना, या तो खिलाएंगे ही नहीं, और ज्यादातर परंपरा ये रहती है कि सीधा खाना लेकर ही आता है, हमें ऑप्शन ही नहीं देते हैं कि खाओगे एक। और जिस घर के अंदर ये पूछा जाता है कि खाना खाओगे एक नहीं खाओगे, इसका मतलब उनका खुद का भी मन नहीं है। शहर के अंदर तो बड़े गजब के, घर में घुसने ही नहीं देते, डोरबेल बजाते, मेहमान आते, कोई अननोन मेहमान आते हैं तो हम दरवाजे के बीचों बीच यूं खड़े रहते हैं, बोलो। तो बेचारा मेहमान कहता आपके पिताजी के कोनी है? तो कहा हाँ हमें भी पता वो घर पे नहीं है, पर हम अभी हमारी बात हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा आप घर पर बैठो, मैं 10 मिनट से आ रहा हूँ। तो कहा अच्छा तब आ जाओ। बिठा दिया, सिर्फ पानी लाकर पिलाएंगे, क्या पानी, और बैठाए रखेंगे और टीवी चला देंगे कि कार्टून देखो। हाँ, रिमोट में कार्टून लगाकर ही देंगे कि कार्टून हो, कार्टून देखो। अब पापा आए और पापा के घनिष्ठ मित्र निकले, सुबह के टाइम ही आ गए वो, तो घनिष्ठ मित्र निकले तो बिल्कुल पापा आए, गले अले लगे, तो पापा ने अंदर से आवाज लगाए, उसके पहले ही मम्मी आ गई। और मम्मी ने आकर कहा, पहले पापा ने कहा जाओ चाय बनाओ ना, कि चाय क्या बनाए, सुबह तो हुई है, ये अपने घर से पी के आए होंगे। तो अगले वाले मेहमान को पता चल जाता है कि यार अब यहाँ पर चाय पीनी भी नहीं है। समझ में आया ना? पर ग्रामीण क्षेत्र वाले भले ही शहर में आ जाए, वो लाज और शर्म नहीं देखते, वो हाथ तो हाथ कह देते हैं पीकर मैं अपने घर पे आया हूं, आटे ही पीऊं। अगले वाले को पता चल जाता है कि नहीं भाई ये तो पी के ही। तो तुम भी सभी, चाहे शहर वाले हो चाहे गांव वाले तो शर्म करते ही नहीं है। शहर वालों तुम सुन लेना, ज्यादातर शहर वाले क्या करते, किसी और के घर पर मेहमान बनकर खाना खाने जाते तो वहां पे लाज और शर्म रखते हैं। खाना खाने में 2 रोटी खाकर कहेंगे बस बस। और ग्रामीण क्षेत्र वाले 4 बार जब तक अंदर आटा नहीं लग जाए तब तक कहते रहते मजो को ना हो। तो कहा रोटी हो तो ठीक है, वरना आप 4-5 पापड़ लेकर आ जाओ, 1-2 नहीं 4-5 पापड़ लेकर आ जाओ। तो ऐसे ही सुनो, ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, देखो जाट के घर गए थे, चौधरी के घर गए थे, तो चौधरी के घर पर खाना जो बनेगा अच्छा बनेगा। और दूसरी बात, इस जाति की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसकी चाहे इस जाति की चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जो बात होगी सीधी मुंह पे कहेंगे। इस बात को ध्यान रखो, चाहे रखना, चाहे भले ही अगले वाले को अच्छा लगो चाहे बुरा लगो, बुरा लगेगा तो थोड़ी देर लगेगा, पर जो बात होगी सीधी मुंह पे कहेंगे। अब सुनो और समझो, तो वही की बता रहा हूं, तो सुनो और समझो। अब बिल्कुल जोधा जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सुनना और समझना। अब जोधा जी रुके तो बिल्कुल आए उसके चौधरी के घर पर, तो चौधरी ने आवाज लगाई अंदर से, कहा मेहमान आए हैं, मेहमानों के लिए क्या तैयार किया जाए खाना। अब चौधरानी ने बढ़िया खिचड़ा बनाया। क्या बनाया? हाँ क्या बनाया? शहर के कौन है, जानवी खड़ी हो। खिचड़ा क्या होता है?
अरे वो खिचड़ी होती है, वो तो जो बीमार होते हैं ना उनको खिलाई जाती है, उसको खिचड़ी बोलते ना कि खिचड़ा। वो खिचड़े का सबसे छोटा रूप है। बैठो। और कौन है शहर वाले? तू शहर की है, बता खिचड़ा क्या होता है? हाँ तो बता फिर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। उसे कहता है खिचड़ा। पहली बात तो शहर वालों को ये खिला दे तो पाचन होगा ही नहीं, और बाई द वे पाचन हो गया तो फिर चक्कर वो बहुत ज्यादा काटेगा। अरे कमीनों, हॉस्पिटल के, हाँ डॉक्टर खुद उसको देखकर कहेगा इसके अस्थि पंजर, इसको विटामिन अचानक ज्यादा मिल गई, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। समझ में आया ना? हाँ बाजरे का बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल चौधरानी ने खींचड़ा बनाया। क्या बनाया? और खींचड़े के ऊपर बढ़िया क्या डाला? घी। और घी डालकर बढ़िया परात में, हाँ हाँ कटोरी में तो हम खाते हैं, किसमें? परात में, यानी एक बहुत बड़ी थाली में डालकर ऊपर घी डालकर लेकर आई और रखा किसके आगे? जोधा जी के आगे। अब सुनो, चौधरानी को पता नहीं है, हाँ चुपचाप है, भी पड़ जाएगी गुड़, तू गिट रहा है जो गुड़। देखो मैंने क्या कहा, ये मिठास रूपी जहर जो देना शुरू किया ना, ये अंग्रेजों ने शुरू किया। वरना पहले हम राजस्थानियों के अंदर ये मिठाई की चीजें खाई ही नहीं जाती थी। अंग्रेज जब आए थे इधर भारत के अंदर, तो भारत के यहाँ के लोगों को देखा तो 7 फुट हाइट, और अंग्रेजों के जैसे पैर होते हैं वैसे तो हमारे इंडियंस के डूकड़े थे, हाँ डोले थे। तो अंग्रेज उनका इनसे पंगा लिया तो मारा जाएगा, तो कहा क्या करे, तो कहा इनको मीठा जहर देना शुरू कर दो, इसकी लत लग जाएगी और मीठा जहर इनको काटता जाएगा। और आज तक देख लो, सुबह उठते ही कहते छाई पाओ, क्या पिलाओ? ये मीठा जहर है। कान खोल के सुन लेना। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो। बिल्कुल खींचड़ा लेकर आए, चौधरानी खींचड़ा लेकर आई और पास में बिल्कुल चौधरानी बैठ गई। अब चौधरानी को ये नहीं पता कि ये जो है कौन है, राव जोधा है। अब बिल्कुल राव जोधा जी युद्ध लड़कर आए थे, थके हुए थे, भूख भी बड़ी भयंकर थी, तो राव जोधा जी से कोई कंट्रोल हुआ और कोई बात, खिचड़ा देखते का मजा आ गया और सीधा हाथ डाला खींचड़े के बीचों बीच, हाथ जड़ा, अंगुलियां जड़ी तो कूदे के बढ़ गया बढ़ गया। तो सुनो और समझो, बिल्कुल यहां से सीख मिलेगी बहुत बड़ी भयंकर। किसको? तू साले कमीने भोगना क्यों पकड़ रहा है ऐसे? ये भोगना पकड़ के हंस रहा है, कोई बात नहीं, कि मजा आ रहा है यार, आज तो खींचड़ा, अंगलियां जल गई। तो सुनो और समझो, तो आगे क्या होता है। स्टूडेंट, बिल्कुल वो अंगुलियां जली तो राव जोधा ने कहा, सॉरी जोधा ने कहा अंगुलियां जल गई। तो ये बात, ये दृश्य पास में बैठी कौन देख रही थी? चौधरानी। मैंने क्या कहा, जाटों की चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, बात सीधी मुंह पर। ये बर्ताव देखा जोधा का तो सीधा चौधरानी ने कहा, भाई थाके मायने लखन जोधा का ही है। किसका? राव जोधा जी टेंशन में आ गए। का साला हमारी इतनी ख्याति कि गांव घर में औरतें हमारा उदाहरण देती है, और वो भी खींचड़े में। पर इससे सीख बहुत बड़ी लेंगे। जोधा जी मास्टरमाइंड थे। राव जोधा ने कहा, बहन आपने हमारी तुलना जोधा से क्यों की? तब उस चौधरानी ने वापस जवाब दिया कि भाई बात ऐसी है कि सुना है राव जोधा के हाथों से मंडावर निकल गया। मंडावर का मतलब मंडोर, मंडावर निकल गया, और जोधा बार बार मंडावर को जीतने के लिए उस पर सीधा जाकर क्या करता है? आक्रमण करता है। पर उसको ये नहीं पता
कि मेवाड़ की सेना ने इस मंडावर के चारों तरफ सैन्य चौकियां बिठा रखी, अपने ठिकाने गठित कर रखे हैं। ज्यों ही वो जोधा मंडोर जीतने जावे तो चारों तरफ से सैनिक चौकियों के सैनिक आकर उस पर क्या करे, आक्रमण। उससे अगर मंडोर जीतना है तो चारों तरफ जो ठिकाने हैं, सैनिक चौकियां है, उनको जीतना चाहिए। ठीक तू भी उसी प्रकार इस खिचड़े को किनारों से खाना प्रारंभ करना चाहिए। पर तूने भी जोधा की तरह बीचों बीच हाथ डाला, खा लो खिचड़ा, खा लो, हाथ जल गया। तब राव जोधा ने बहुत बड़ी सीख ली किससे, चौधरानी से, और उसी समय तय कर लिया कि अब मैं पहले जीतूंगा चारों तरफ स्थित ठिकाने। क्या जीतूंगा? और फिर केंद्र में स्थित मंडोर पर क्या करूंगा, आक्रमण। जब पूरी बात खत्म हुई तब राव जोधा ने कहा, बहन मैं हूं जोधा। तब बिल्कुल चौधरानी ने कहा कि राव जी, अगर मेरी बात से अगर आपको तकलीफ हुई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो क्या करना, माफ। तब राव जोधा ने कहा, नहीं बहन, आज तूने इस राव को बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है, सीख दी है। वचन देता हूं कि वापस जोधा नहीं आएगा, मंडोर का राव जोधा तेरे घर पर खिचड़ा खाने आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब राव जोधा यहां से गए, अपनी सेना संगठित की और मंडोर के चारों तरफ जो ठिकाने थे उनको एक एक करके क्या किया, जीता। अब जीता तो बिल्कुल स्टूडेंट, सैनिकों की संख्या अच्छी हो गई, पर एक कमी थी, सैनिकों के पास घोड़े नहीं थे। क्या नहीं थे? तो का घोड़ों का इंतजाम कहां से करें? तो यही हमारे मारवाड़ में कोई सेवात्रा करके कोई गांव था। कौन सा? और सेवात्रा गांव के अंदर लूणा राठौड़ थे। कौन थे? और लूणा जी जो थे वो मौसे थे किसके, राव जोधा के। और वो घोड़ों का व्यापारियों का क्या करते थे, काम, घोड़ों का व्यापार करते थे। तो बिल्कुल राव जोधा ने कहा, चलते हैं मौसा के पास, मौसा हमें क्या देगा, घोड़े। तो बिल्कुल राव जोधा जी अपने मौसो जी के पास, लूणा जी के पास आए और आकर कहा, मौसो जी धोख दो। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया है और वापस बता रहा हूं, एक तो फूफा और एक मौसा, ये दोनों ये समझ लो एक जैसे ही है, दोनों के लक्षण एक जैसे ही होते हैं। फूफा कोई भी फंक्शन में आएगा, आएगा तब से लेकर जाएगा जब तक तुम कितना भी मनाने का प्रयास कर लो, मानेंगे ही नहीं। ये एक तो ऐसे हाथ पकड़ के रखेंगे अपना पूरे फंक्शन में, हाथ छोड़ेंगे ही नहीं। और बाई द वे आपने हाथ छुड़ाने का प्रयास कर भी दिया और छुड़ा भी दिया तो फिर वो, हाँ, मतलब फूफा जो होते हैं वो हर काम को सुधारने में नंबर 1 है, मतलब समझ जाना। और इस वीडियो को थोड़ा काट देना, मेरे फैमिली की तरफ चला गया ना। और दूसरा इन्हीं का रूप होता है मौसा। अच्छा हुआ सा पीछे ही लगा, अगर आगे लग जाता तो समोसा, है ना, सामोसा, है ना। ये दोनों एक दूसरे के रूप है। और छोरो तुम भी सुन लेना, अगर नौकरी लग गई तो पितर बनने से बच जाओगे, वरना मौसा और फूफा तुम्हें हर वक्त सांत्वना देंगे कि चिंता मत कर, इस तक तो तू 30 को हो है, थाके में लड़की देख रही हो, मैं कराऊंगा तेरा रिश्ता। और मन में कहेगा मैं और तेरा 9 साल में तेरे घर पर एक बार आता हूं और तेरा बाप मुझे एक कपड़ा देता है, 100 रुपए देता है, और फूफा को आप चाहे भले 5,000 रुपए दे दो और कितनी भी अच्छी ड्रेस दे दो,
आपके पास जब तक रहेंगे, सीख देंगे, तब तक तो कहेंगे नंबर 1 दीसा मजो आएगा। और घर से बाहर निकलते ही पड़ोसी के पास जाकर कपड़े फेंकेंगे, अच्छी तरह कर ही दिया। टेंशन मत लो, हम भी फूंपा बनेंगे, हमारा भी काम यही होगा। पीढ़ियों से चलता आ रहा है, समझ में आया ना? आगे सुनो और समझो। फूंपा होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो सुनो, अपने मौसो जी के पास आए और मौसो जी को आकर कहा धोख दो। तो मौसो जी ने कहा बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो। कैसे हो जोधा? तो कहा बिल्कुल बढ़िया। तो कहा हमारी तरफ कैसे आना हुआ? कहा मौसा जी घोड़े चाहिए। क्या चाहिए? तो कहा कितने चाहिए? 1-2 चाहिए, ले जाओ अपने लिए। तो कहा नहीं, पूरे के पूरे चाहिए। कहा क्यों चाहिए? कहा हम मंडोर को जीतने जा रहे हैं। तब मौसा ने, लूणा ने कहा कि देखो चोदा, बात ऐसी है कि तुम्हें घोड़े पूरे देना और मेवाड़ से दुश्मनी मोल लेना। हम मेवाड़ से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते, हम तुम्हें घोड़े नहीं देंगे। मना कर दिया किसने? मौसा ने। अब स्टूडेंट राव जोधा बड़े मास्टरमाइंड, अब इमोशनल अत्याचार करेंगे। किसके पास आएंगे? मौसी के पास। किसके पास? अब बिल्कुल थोड़े चिंता में थे जोधा, और मुंह ऐसे उतार कर लटका कर आए मौसी के पास, और मौसी को आकर कहा धोख दूं। तो मौसी ने कहा मेरे बेटे हुआ क्या तुझे? कहा क्या क्या हुआ? तो कहा अरे बात तो बता हुआ क्या? तो कहा मौसी तू बता, तू मेरे माँ जैसी नहीं है। तो मौसी ने कहा थप्पड़ पड़ेगी तेरे, मैं तेरी माँ ही हूं बेटा, तू बात बता हुई क्या? तो कहा मेरे को घोड़े चाहिए। मौसो जी ने मुझे घोड़े देने से मना कर दिया। मैं बड़ी आस लेकर आया था, मैं जा रहा हूं। मैं यही सोचूंगा कि मेरी माँ तो मेरी हिफाजत करती है, मेरा ध्यान रखती है, पर मौसा को मुझसे लगाव नहीं है। इमोशनल किया मौसी। मौसी ने कहा ऐसे कैसे नहीं देंगे घोड़े, मैं दिलवाऊं। तो स्टूडेंट बिल्कुल मौसी ने संदेश भेजा, किसको? जूते पड़ेंगे अपने पति को। मौसी के कैसे मौसा होगा वो? बिल्कुल लूणा जी को संदेश भेजा कि जोधा को क्या दिए जाए? घोड़े। मना कर दिया कि नहीं मिलेंगे। तब मौसी ने कहा घोड़े ऐसे नहीं देंगे। अब तुम बताओ, जो हुआ वो वास्तव में बताऊं या छोड़ दूं? तो कान खुल के सुन लेना, इस बात को सिर्फ बात तक ही रखना है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। समझ में आया ना? क्योंकि कहानी थोड़ी बड़ी गजब की है। मौसा ने कहा प्लान फर्स्ट फेल, प्लान 2। थोड़ी देर हुई, थोड़ा समय बीता या 1-2 दिन बीते, तब उसी मौसी ने दासी को भेजा कि जाओ दरबार में जाकर लूणा जी को कहो, दिन में भेजा, कहा दरबार में जाकर राव जी को कहो कि रानी सा को आपकी बहुत याद आ रही है, अभी के अभी कक्ष में बुलाया है। दासी आई, दासी ने आकर कहा लूणा जी को कि रानी सा को याद आ रही है आपकी, अभी के अभी कक्ष में बुलाया। राव जी ने कहा अभी आते हाथों हाथ, ये प्लानिंग थी पूरी, ध्यान रखना। और दासी को कह रखा था कि ज्यों ही राव कक्ष में आए, बाहर से क्या लगा देना? कुंडी, और तू सीधी जाना अस्तबल में। किसको लेकर? जोधा को लेकर। जाकर कहना कि रानी ने आदेश भेजा कि जितने घोड़े चाहिए किसको? जोधा को दे दो। अब देखो बिल्कुल, अब उधर राव जी ने कहा रानी सा ने बुलाया तो हम अभी हाथों हाथ आते। राव जी ज्यों ही कक्ष में गए, रानी कक्ष में ही थी, बाहर से दासी रानी आई, राव जी को कहा आप सो मैं कुंडी लगा कर आऊं। आई, दासी को कहा कुंडी लगा दे बाहर से और तू जा। अब अंदर से भी कुंडी, बाहर से भी कुंडी। दासी सीधा जोधा को लेकर बताओ कहाँ गई? अस्तबल में। और अस्तबल के मुखिया को कहा कि रानी सा ने संदेश भेजा है, जितने घोड़े जोधा को चाहिए भेज दो। मुखिया बड़ा खतरनाक। मुखिया ने कहा नहीं,
स्वयं रानी सा नहीं आए और राव का कोई संदेश नहीं आए, दोनों में से, तब तक हम घोड़े देने वाले नहीं। मुखिया बेटा बड़ा खतरनाक था। तो दासी ने कहा सोच लेना, तुम रानी सा का आदेश टाल रहे हो। तो कहा जो होगा देखा जाएगा। अब जोधा ने कहा यार पूरा मामला बिगड़ता जा रहा है। तब दासी भी बेटी बड़ी होशियार थी। दासी ने कहा कि आप यही रुकिए, मैं रानी को बुलाकर लाती हूँ और इस मुखिया का आज नंबर लगवाता है। अब दासी दौड़ी दौड़ी कक्ष की तरफ आई और बाहर से दरवाजा खटखटाया तो रानी आई। थोड़ा सा ही दरवाजा खुला, कहा क्या घोड़े मिल गए? कहा नहीं, वो मुखिया घोड़े देने से मना कर रहा है। तो मौसी ने कहा राव को कि 5 मिनट रुकिए, हम वापस आते हैं। कुछ बहाना बना लिया कि हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। बाहर आई रानी और बाहर से कुंडी लगाई और दासी को कहा तू यहीं पर खड़ी रहे, कोई कुंडी खोल नहीं दे। बिल्कुल स्टूडेंट। अब वहां से रानी किधर गई और अस्तबल की तरफ रानी को आते हुए मुखिया ने देखा तो जोधा को कहा भाई तेरे को जीते घोड़े चाहिए, ले जा। अब बताओ घोड़े मिल गए किसको? जोधा जी ने अपने सैनिकों को कहा सब ले लो, मौसा के भी एक भी नहीं छोड़ना है। अब घोड़े पूरे मिल गए, बोलो किसको? राव जोधा और सेना को। राव जोधा वापस जाते समय मौसी को कहा भोग दो, तू मेरी वास्तव में माँ जैसी नहीं माई। मौसी ने कहा जा बेटा फतेह कर। किसको? मंडोर को। बस घोड़े मिल गए। अब रानी सा आराम से आए वापस। दासी को कहा जा, दरवाजा खोला। राव को कहा चुपचाप दरबार में जाकर शासन व्यवस्था संभालो। राव जी के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब राव जी को कहा कि ये क्या था? कहा था क्या, आपने हमारे पुत्र जैसे बच्चे को घोड़े देने से इनकार किया, हम खुद घोड़े देकर आ रहे हैं। लूणा जी ने कहा कर्म फूट गए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, इंतजाम हो गया किनका? अब घोड़े लेकर बताओ मंडोर को जीतने के लिए कौन आ रहा है? बोलो रे। अब राव जोधा बिल्कुल स्टूडेंट पहुंचे कहा? बोलो। मंडोर पहुंचे तो बिल्कुल मंडोर आए और अब मंडोर की तरफ आ रहे थे तब रास्ते में एक सिद्ध और चमत्कारिक पुरुष मिले। उस सिद्ध और चमत्कारिक पुरुष को देखकर राव जोधा घोड़े से नीचे उतरे और जाकर उनका क्या लिया? आशीर्वाद। तो बिल्कुल सिद्ध पुरुष ने कहा वचन देता हूं जोधा कि हम आपको अपना घोड़ा प्रदान कर रहे हैं और ये कटार तलवार दे रहे हैं। इस तलवार से मंडोर पर स्थित सेना पर वार करना और वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी क्या होगी? विजय। आशीर्वाद लिया राव जोधा ने और उन्हीं का घोड़ा और वो दी हुई तलवार घोड़ा अपना वाहक बनाया और आए कौन से? डोर। मारा अक्का सिसोदिया और आहड़ा हिंगोला को और जीत लिया कौन सा? डोर। अब मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने कहा कि मंडोर मिला है तो हमें उन सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद से उन सिद्ध पुरुष को हमारे दरबार में बुलाया जाए। आप में से कोई बताएगा ये सिद्ध पुरुष थे कौन? कौन बताएगा? एनीबडी? बहुत बढ़िया, हड़बूजी सांखला। बैठो। कौन थे? हड़बूजी सांखला थे, जो शायद आई थिंक मौसेरे भाई थे रामदेव जी के। किसके? ध्यान रखना। तो हड़बूजी सांखला ने आशीर्वाद दिया था और हड़बूजी के आशीर्वाद से ही विजय हुए कौन? राव जोधा। अब राव जोधा ने विजय होकर हड़बूजी को बुलाया और कहा हड़बूजी हमें मंडोर मिला है तो आपके आशीर्वाद से हम बहुत खुश हुए हैं और हम आपको खुश होकर इधर फड़ोदी के अंदर गांव है, कौन सा? बेंगटी गांव। कौन सा? का बेंगटी गांव की जागीर देते हैं और एक ये फॉर्च्यूनर गिफ्ट में देते हैं।
क्या? हाँ, फॉर्च्यूनर उस टाइम क्या थी पता है? बैलगाड़ी। क्या थी? वो बैलगाड़ी उपहार में दी और बेंगटी गांव की क्या दी? अब सुनो, पूरा यहाँ पर एक लोक देवता कंप्लीट हो रहे। हड़बूजी मारवाड़ से बेंगटी गांव की तरफ क्या लेकर गए? बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी जब बेंगटी गांव की तरफ लेकर गए तो इन्होंने इधर देखा तो गायों की स्थिति बड़ी नाजुक थी। गायें बड़ी दुखी थी, चारा वगैरह मिलता नहीं था, बड़ी कमजोर गायें थी और विकलांग और पंगु जो गायें थी, लूली लंगड़ी जो गाय थी, उनको देखकर हड़बूजी का मन बड़ा विचलित हुआ। हड़बूजी सांखला ने अपने जीवन पर्यंत तक उसी बैलगाड़ी से गांव-गांव क्षेत्र में जाते और चारा इकट्ठा करते और उन गायों को खिलाते। और कहा जाता है कि राव जोधा ने अपने जीवन का भी काफी समय जब उन्हें लगता था तो वो किसके पास बिताते थे? हड़बूजी के पास जाकर, साथ जाकर बिताते थे। तो यही हड़बूजी सांखला, आज भी हड़बूजी सांखला के मंदिर में जो पूजा की जाती है उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मंडोर जीत लिया, बोलो किसने? राव जोधा ने। अब राव जोधा ने मंडोर जीतने के बाद सुनो, ज्यों ही जीता तो सुनो और समझो, अब राव जोधा भी अपना वापस क्षेत्र कुछ जीतेंगे। तो इधर राव जोधा ने अपने सैन्य अभियान थोड़े प्रारंभ किए तो ये बात उधर पता चली राणा कुंभा को। किसको? तो कुंभा ने कहा सेना का पड़ा उठाओ, हम मारवाड़ को वापस जीतने जाएंगे। तब बीच में आई हंसा बाई। कौन सी बाई? हाँ, और दोनों के बीच में कराई संधि, जिसको कहते हो तुम आवड़ बावड़ की संधि। बताओ उधर पड़ा कि नहीं पड़ा? निर्धारण केंद्र कौन सा? जत। बोलो, कितने साम्राज्यों की सीमाओं का निर्धारण? सर हंस हंस के पेट दुखने लग गया। कोई बात नहीं, हंसो पर पढ़ाई करो। मैंने कहा ना, वास्तविकता जब ये देखो, मैं चाहता तो राव जोधा के 7 पॉइंट लिखा कर कंप्लीट करा देता। अब तक राठौड़ क्या पूरे राजवंश हो जाते, मॉडर्न आधा हो जाता। पर मैं नहीं चाहता स्टूडेंट कि कल तुम जब रजिस्टर खोलो, कल का मतलब 4 महीने बाद, तो तुम्हें ये चीजें सब नई की नहीं लगे। वरना मैं चाहता हूँ कि 4 से 6 महीने बाद रजिस्टर खोलो, राव जोधा को देखो तो तुम्हें वो खींचड़ा और मौसा ऑटोमेटिकली याद आ जाने चाहिए। समझ में आया ना? तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। तभी तो कहता हूँ ये कहानियां हैं, और ये कहानियां बनती कब है? जब चीज और कंटेंट हमारे पास पूरा होता है तब। अब सुनो और समझो आगे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो राव जोधा आगे क्या करते हैं? बिल्कुल वो आवड़ बावड़ की संधि हुई, और आवड़ बावड़ की संधि के तहत बताओ निर्धारण कहां से हुआ? कितने साम्राज्यों का सीमा बनी? अब बताओ मारवाड़ की सीमा जो बनी, एक तो मारवाड़ की और एक मेवाड़ की। ओके ठीक है, बताओ राव जोधा ने मेवाड़ के साथ और अच्छे और घनिष्ठ संबंध स्थापित करने हैं तो अपनी पुत्री किसका विवाह किया? कुंभा के पुत्र, बताया था। और उसी ने बनाई थी चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी, बताया था। अब सुनो स्टूडेंट, राव जोधा जो अब तक उनकी राजधानी कौन सा डोर थी? मंडोर। राव जोधा ने सोचा कि साला आता जाता कोई भी बैंड बजाता, मतलब कहा कि मंडोर सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, इसलिए हम हमारी नई राजधानी बनाएंगे, नई राजधानी स्थापित करेंगे। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि नई राजधानी कहाँ स्थापित करने हेतु काम प्रारंभ हुआ? मेहरानगढ़। कौन सा गढ़? जो शुद्ध गलत है। सुन लो, सबसे पहले राजधानी स्थापित करने हेतु जो जगह का चयन किया गया वो है मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी पर पहले राजधानी बनाना तय हुआ था, पर बाद में कुछ एक ऐसी घटना घटित हो गई जो राव जोधा ने देखी, जिससे विचलित हुए। आकर ये बात ज्योतिषों को बताई तो ज्योतिषों ने कहा इसी जगह पर बननी चाहिए राजधानी। तो कैंसिल हो गई। किधर?
मसूरिया और बन गई कौन सी गढ़। जानना चाहोगे कहानी? हाँ, बस इनको कहानियां सुना दो बस। जानना चाहोगे? फास्टली बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, स्टूडेंट राहु जोधा मंडोर से शिकार करने हेतु गए। क्या करने? और यहाँ पर पहले बहुत घना जंगल था, जो आज जोधपुर बसा हुआ है। घना जंगल, जंगल का मतलब सूखा जंगल। उस टाइम भी बौड़िए ही थे, पर बौड़िए बहुत घने थे। और यहाँ पर बिल्कुल, और घने में बौड़िए भी नहीं थे, और भी वृक्ष थे, तो बिल्कुल जंगल टाइप ही था। तो स्टूडेंट बिल्कुल इधर पहाड़ी थी, चिड़िया टुक। कौन सी? तो बिल्कुल चिड़िया टुक पहाड़ी की तरफ गए। कौन? राहु जोधा शिकार करने। तो राहु जोधा ने वहाँ चिड़िया टुक पहाड़ी की अंदर की तरफ गए, तो बिल्कुल वहाँ एक दृश्य देखा। तो उस दृश्य को देखकर राहु जोधा एक वृक्ष के पीछे छुप गए, और राहु जोधा ने अपनी तीर बाण निकाली या भाला निकाला। शिकार करने ही आए थे, तो तीर बाण या भाला निकाला और एक वृक्ष के पीछे जाकर छुप गए। अब आगे था क्या देखो, कोई जंगली जानवर था और उसके सामने खड़ी थी बकरी। क्या? बकरी। अब जंगली जानवर में शेर, शेर वगैरह ऐसा ही था कुछ। अब शेर वगैरह था, सामने बकरी थी। तो राहु जोधा ये सोच रहे थे कि ये शेर ज्यों ही लपकेगा किस पर? बकरी पर, और ज्यों ही बकरी को मारेगा, बकरी का शिकार शेर करेगा, उस समय मैं शिकार करूंगा किसका? शेर का। पर देखना अभी राहु जोधा जी खुद कांप उठेंगे। हुआ क्या स्टूडेंट? और सुनना और समझना, ये कहानी बताई गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राहु जोधा वृक्ष के पीछे खड़े खड़े देख रहे थे, पर राहु जोधा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बकरी को भाग जाना चाहिए, बकरी को डरना चाहिए, पर बकरी डर नहीं रही है, खड़ी है। और ज्यादातर हम भी यही देखते, और आपके माइंड में भी यही आ रहा होगा कि मरेगी कौन? पर अभी देखना स्टूडेंट, राहु जोधा भी यही सोच रहे थे कि जैसे ही शेर लपके बकरी को मारे, मैं भी शेर का क्या कर लूं? शिकार। अब बकरी को पता था कि मेरी मौत तय है। तब बकरी ने यह सोच रखा था कि मैं मरूं तो क्यों नहीं लड़के मरूं। ये शेर जब मेरे ऊपर लपके और मैं अपना कैसे भी बचाव करके, मेरे सिर पर है सिंह, अगर एक आंख में डाल दूं किसके? शेर के, तो एक आंख में सिंह जाते ही दूसरी आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। एक आंख में कचरा पड़ता है ना, तो हम इसको मसलते तो साला ये भी बंदी रहती लगभग लगभग। सही एक नहीं है? और ऐसा ज्यादातर छोरों के साथ प्रैक्टिकल हुआ होगा। कैसे? जैसे बाइक चलाते हैं तो कुछ मच्छर वगैरह आकर गिरता है तो बाइक रोकते क्यों? ऐसे ही चलाओ ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। सही एक नहीं है? तो बकरी ने कहा कि जब ये शेर मेरे, कहा का मतलब सोचा कि जब ये शेर मेरे ऊपर लपकेगा तो मैं अपना सिंग आंख में डाल दूंगी। और राहु जोधा जी को ये बिल्कुल ही जानकारी नहीं। अब बिल्कुल काफी देर तक जोधा जी बैठे रहे, तब अचानक शेर लपका। उस बकरी ने अपने आप को बचाकर सींग डाल दिया किसकी? आंख में। अब वो शेर वहां पर यूं छटपटाया। राहु जोधा जी ये दृश्य देखकर खुद जोधा जी ने कहा, आज तक जो मुमकिन नहीं है, असंभव है, वो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। अब शेर वहां छटपटा रहा है, बकरी वहां पर खड़ी है और बेटे मार रही है किसके? वहां से भागना पड़ा किसको? शेर को। राहु जोधा जी ये दृश्य देखकर का हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और बकरी का स्वैग बढ़ गया। बकरी ने अपनी भूंचड़ी ऊंची की और चलना प्रारंभ किया और चली गई। अब सुनो और समझो। पर राहु जोधा आश्चर्यचकित, राहु जोधा ने अपने सैनिकों को कहा शिकार हो गया, वापस चलो। आए कौन से डोर? मंडोर आकर दरबार में बैठे, और दरबार में बैठे पसीना पसीना राहु जोधा और चिंतित।
कहा पानी लाओ, पहले पानी पिया। तो सभी ने पूछा वहां दरबार में अंदर के राव ऐसा क्या हुआ कि ऐसा ये हुआ कि जो आज तक नहीं हुआ। और बिल्कुल सही है स्टूडेंट, पूरी बात बताई। तब ज्योतिष दरबार में विद्वान जो बैठे थे उन्होंने अपने टीपणे खोले और ये बात बताई। तो बिल्कुल उन्होंने सलाह दी कि इस जगह पर वो अनहोनी हुई है जो आज तक हुई ही नहीं है। तो हमारी बात ये कहती है, हमारे ये मतलब वो सभी चीजें देखने के बाद बात ये कहती है कि अगर राजधानी स्थापित की जाए इसी पहाड़ी पर तो दुश्मन इस पहाड़ी तक और दुर्ग तक आसानी से पहुंच नहीं सकेगा और ये राजधानी हमारे लिए सुरक्षित रहेगी। तब राव जोधा ने आदेश दिया कि काम रोक दिया जाए, कहाँ का, मसूरिया का, और काम शुरू किया जाए कहाँ, मेहरानगढ़ यानी चिड़िया टुक पहाड़ी पर। और यहाँ पर जब मसूरिया की तरफ जब बात चली थी तो ज्योतिषों ने यह भी कहा था कि अगर आप राजधानी बनाते हो मसूरिया की तरफ तो बाद में यहाँ पर पानी की दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा डाउट तो जोधा जी को पहले ही था। बाद में ये घटना देख ली तो जोधा ने आदेश दिया कि चिड़िया टुक पर हमारी क्या बनाई जाए, राजधानी। तो जोधपुर तो बाद में आएगा। इसी चिड़िया टुक पहाड़ी पर दुर्ग बनाया गया और दुर्ग की जब नींवें रखी गई तब राजा राम खंडेला नामक व्यक्ति को उस नींवों के अंदर जिंदा चुनवाया गया, जिंदा चुनवाया गया। और दुर्ग की नींवें जो रखी थी, नींव जो रखी थी वो करणी माता ने रखी। किसने रखी? और ये दुर्ग की जो नींव रखी और जो बाद में दुर्ग बनकर तैयार हो जाएगा और इसी नगर के दुर्ग के चारों तरफ एक बहुत बड़ा नगर बस जाएगा। तो राव जोधा दुर्ग का नाम तो रखेंगे मेहरानगढ़ और चारों तरफ जो नगर बसा जोधा ने कहा इसका नाम होगा हमारे नाम पर जोधाना। क्या होगा? बोलो, जोधाना। तो 1459 ईस्वी में चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया और जोधाना नगर बसाया और राजधानी लेकर आए राठौड़ों की मंडोर से मेहरानगढ़। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद राव जोधा ने वापस अपने आसपास के क्षेत्र को विजित किया। अब तक के राठौड़ों में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार जो किया वो किया राव जोधा ने। और राव जोधा ने काफी साम्राज्य विस्तार करके अपने पुत्रों को भी जागीरें बांट दी। और राव जोधा के दरबार में काफी दूसरे वंश के और आसपास के ठिकाने के ठाकुर दरबार में क्या होते थे? उपस्थित होते थे। तो वास्तविक सामंत प्रथा की शुरुआत किसके काल में हुई? और ऐसे सिंपली शुरुआत राव चूड़ा के काल में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले इसको, पहले छापो। सर हमें ऐसा लगता है कि आप स्वयं उस समय मौजूद होकर कहानियां लिख। बिल्कुल, वो जब कुंडी लगाई गई, दासी भाग कर गई, तब मैं वहीं पर आंखों देखा वर्णन कर रहा था। अरे पढ़ लो, मर लो, लिखो जल्दी से। अरे मतलब सुनो, जब ये चीजें पढ़ते हैं ना और ये चीजें जब हमारे सामने आती तो बिल्कुल फीलिंग बहुत शानदार आती कि यार गजब है यार ये तो। और ये चीजें, इन पर भरोसा कब होता है ये सुनो, जब एक चीज वापस आगे चलकर वापस जुड़ जाती है ना तब पढ़ने का क्या आता है, मजा आता है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। राव जोधा हेडिंग डाल दिया? लिखो, राव जोधा मेवाड़ से मंडोर आए। राव जोधा कहाँ आए? हाँ, मेवाड़ से मंडोर आए, किंतु चुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने
सर आपके टाइम में भी ऐसे ही आपको स्टोरी, नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा आपने बताओ। चुंडा के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने या मेवाड़ की सेना ने मंडोर पर आक्रमण किया। मंडोर पर आक्रमण कर सीदाली को विजित किया। मंडोर पर आक्रमण कर विजित किया। लिख लिया, लिख लिया। अब बताओ उधर जोधा शरण कहाँ लेंगे, काहुनी गांव में। तो लिखो राउत जोधा ने काहुनी गांव में शरण ली। राउत जोधा ने काहुनी गांव में बताओ क्या ली, शरण ली। काहुनी गांव में बताओ क्या ली, शरण ली। ले ली। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। बताओ इधर चुंडा ने मंडोर के चारों तरफ क्या स्थापित किए, ठिकाने, और कार्यभार किसको सौंपा, अक्का सिसोदिया और आहाड़ा। तो बिल्कुल लिखो चुंडा ने मंडोर के चारों तरफ मंडोर के चारों तरफ ठिकाने स्थापित किए। ठिकाने स्थापित किए तथा सैन्य चौकियां बिठाई। सैन्य चौकियां बिठाई। सैन्य चौकियां बिठाई। चुंडा ने मंडोर का कार्यभार, चुंडा ने मंडोर का कार्यभार बताओ किसको सौंपा, अक्का सिसोदिया व आहाड़ा हिंगोला को सौंपा। अक्का सिसोदिया व आहाड़ा हिंगोला को सौंपा। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट। लिखो स्टार और नोट लगाकर। सौंप दिया। अब बताओ कई बार असफल आक्रमण करेंगे कौन, राउत जोधा। तो लिखो राउत जोधा ने मंडोर पर कई बार असफल आक्रमण किए, अंततः आक्रमण किए, अंततः हड़बुजी साखला के आशीर्वाद से। ये नाम इसलिए लिखा रहा हूं वरना हिस्ट्री में ये नाम नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। हड़बुजी साखला के आशीर्वाद से राउत जोधा ने आहाड़ा हिंगोला व अक्का सिसोदिया को पराजित कर
एक मिनट रुकना है ना सर। नॉन यूसी स्टूडेंट्स के लिए आपकी स्पेशल क्लास 7 अप्रैल को संडे को रखी है। प्लीज प्रोवाइड 50 क्वेश्चंस। क्या लिखा आपने? मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब बताओ मंडोर से अपनी राजधानी कहां स्थापित करेंगे? मेहरानगढ़। और कौन सा नगर बसाएंगे? जोदाना। तो लिखो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में, राव जोधा ने 1459 ईस्वी में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा गढ़? मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया तथा जोधाना, जोधाना ऑब्लिक करके जोधपुर नगर बसाया। जोधाना 59, जोधाना नगर बसाया। लिख दिया। डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो। राव जोधा ने मारवाड़ ऑब्लिक करके राठौड़ वंश की राजधानी, राठौड़ वंश की राजधानी मंडोर से स्थानांतरित कर राव जोधा ने मारवाड़ ऑब्लिक करके राठौड़ वंश की राजधानी मंडोर से स्थानांतरित कर, बताओ किसको बनाई? मेहरानगढ़ को बनाई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके, ये हो गया आपके राव जोधा। कंप्लीट ना। पिछला वाला पढ़ेंगे कल। कल आपके, कल क्या, कल या परसों जब भी आएगा, अगली कॉल क्लास के अंदर हम सीधा पहुंच जाएंगे मालदेव राठौड़ के आसपास या मालदेव राठौड़ प्लस। कंप्लीट ना। राठौड़ों की इतनी क्लासें अब नहीं होगी। ओके, अरे कंप्लीट ना।